आज हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट में क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन, लोकेशन, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पर है। इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन और लोकेशन टाइम के साथ चेंज हो तो बॉडी मोशन में कहलाती है। अब जिस तरह से रेस्ट एक रिलेटिव टर्म था, बिल्कुल वैसे ही मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है। आप गाड़ी में बैठे हो, आप आगे चल रहे हो मगर पेड़ पीछे जा रहा है, तो आपको लगेगा हम सब रेस्ट पर हैं गाड़ी में जितने लोग हैं और पेड़ पीछे चलता हुआ जा रहा है। मगर वास्तव में ग्राउंड पे खड़े हुए लोग समझते हैं कि गाड़ी आगे चलती हुई जा रही है मगर पेड़ अपनी जगह पर स्टेशनरी है, रेस्ट पर है। तो जिस तरह से रेस्ट एक रिलेटिव टर्म था, बिल्कुल वैसे मोशन भी एक रिलेटिव टर्म होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो लेकिन साहब, मोशन, if the position of the body is changing with respect to time, if the position of the body is changing with respect to time, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, if the position of the body is changing with respect to time, then the body is said to be in motion. Then the body is said to be in motion. ठीक है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी यहाँ पर है ए वाले पॉइंट पर, इस समय समय हो रहा है t इज इक्वल टू 0। बी वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है बॉडी, इस समय समय हो रहा होता है t1। सी वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है, समय हो रहा होता है t2 एंड सो ऑन। हम कह सकते हैं कि ये बॉडी में मोशन हो रहा है, ये रेस्ट पर नहीं है। ठीक, क्योंकि हम इसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ओरिजिन पर खड़े होके इसको देख रहे हैं। ठीक है बेटा, डायग्राम बनाओ फटाफट। तो कोई भी बॉडी अगर चल रही है मतलब उसकी लोकेशन पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, इसलिए वो बॉडी आगे की तरफ चल रही है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में चले। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आप ओरिजिन पे खड़े हुए हैं और बॉडी यहां से घूमती हुई यहां जा रही है। तो कभी वो इस वाले पॉइंट पर है ए पर, कभी बी वाले पॉइंट पर है, कभी सी वाले पॉइंट पर है, और ओरिजिन से खड़े होते हुए आप इसको देख रहे हो। तो टाइम t इज इक्वल टू t1 पर वो ए पर थी, टाइम t इज इक्वल टू t2 पर वो बी थी, और टाइम t इज इक्वल टू t3 पर वो पॉइंट सी पर थी। इसलिए वो बॉडी चल रही है क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। अगर कोई इंसान इसे ओरिजिन पे खड़ा हुआ देखेगा तो वो लगातार बॉडी आपको चलती हुई मालूम पड़ेगी। तो किसी भी बॉडी की लोकेशन अगर समय के साथ चेंज हो जाए तो बॉडी चलती हुई मानी जाती है। पोजीशन लोकेशन चेंज हो टाइम के साथ तो वो बॉडी चलती हुई मानी जाएगी। ठीक है, मगर ध्यान रखना, अगर कोई इंसान इस वाली बॉडी के साथ चल रहा होता साथ साथ, तो उसके लिए बेटा ये बॉडी नहीं चल रही होती। सोचो, अगर ये कोई इंसान इसके साथ साथ चल रहा होता तो बॉडी इसके लिए नहीं चल रही होती। कोई इंसान उसी गाड़ी में बैठा होता जो गाड़ी इस रास्ते पे चलती हुई जा रही है, तो उसके लिए गाड़ी नहीं चल रही होती क्योंकि वो खुद उसके साथ चल रहा है। तो जिस तरह से रेस्ट एक रिलेटिव टर्म होता है, बिल्कुल वैसे ही मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है। ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कार चल रही है तो कार के अंदर बैठे हुए लोगों को सब लोग एक दूसरे के साथ रेस्ट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। बोलो हाँ कि ना? और जिस इंसान को कार से उतार के कार आगे चली जाएगी, तो जो इंसान उतरेगा उसके लिए अब कार और वो सब लोग आगे चलना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह से रेस्ट एक रिलेटिव टर्म होता है, बिल्कुल वैसे भी मोशन भी एक रिलेटिव टर्म होता है। तो लिख लो, लाइक रेस्ट, मोशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म।
It depends upon the state of the observer. It depends upon the state of the observer. ऑब्जर्वर की स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक, कोई डाउट है आपको रेस्ट और मोशन के ऊपर? किसी को डाउट हो हाथ रख के बात कर लो। कोई डाउट नहीं, ठीक। चलिए सर, अब मोशन बहुत तरह के हो सकते हैं सर। आप झूले में जाते हैं झूलने के लिए, झूला वहीं खड़ा होता है और वो आपको चला देता है यहां से वहां तक, ऐसे चलाता है या फिर ऊपर चला देता है, मगर झूला अपनी जगह में पार्क में वहीं की वहीं रहता है। सोचिए, क्या झूला चल रहा है? नहीं, मगर झूले पर आप बैठे हैं और आप चल रहे हैं, तो ये भी एक तरह का मोशन हो गया। गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती हुई जा रही है, वो भी एक तरह का मोशन है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं चारों तरफ, पंखा आपका घूम रहा है, उसमें भी मोशन है। मगर क्या ऐसा हुआ है कि पंखे ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली? रात को इस कमरे में चलाया और सुबह दूसरे कमरे में पाया गया हो? सब इस कमरे में, इस कमरे का पंखा रात भर चला और पड़ोसी के कमरे में पहुंच गया? ऐसा कभी हुआ है? पॉसिबल नहीं। इसका मतलब मोशन के फिर टाइप्स होने चाहिए, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स, मोशन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिक बेटा, अगर शॉर्ट भाषा मतलब एक सिंपल सी बात समझ लो, ऐसे तो बहुत इसे कॉम्प्लिकेट तरीके से पढ़ सकते हैं, मगर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा जाए, तीन तरह के मोशंस होते हैं। मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। देखो, मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये बेसिक टाइप के मोशन है। इसके अंदर फिर और पार्ट्स हो सकते हैं, मगर फिलहाल मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के मोशन, मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक, पहला होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा होता है रोटेशन मोशन, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन बेसिक टाइप्स के मोशन को बताया गया है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन प्रकार के मोशन हैं, तीन टाइप्स के बेसिक टाइप्स हैं। इसके अंदर फिर बहुत सारे एप्स एंड वर्ड्स होते हैं, मगर बेसिक तीन टाइप के मोशन। ठीक, समझना कैसे मोशन होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो, और नॉर्मल भाषा में इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो। तो चाहे ट्रांसलेशनल बोल लो, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन बोल लो, चाहे इसको बिल्कुल सीधी भाषा में स्ट्रेट लाइन मोशन बोल लो, बात एक ही है। समझ रहे हो? तो पहले वाले मोशन जो है ट्रांसलेशनल मोशन, इसके और नाम क्या क्या हो सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो इसको, और इसको ही स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो। ठीक, ध्यान दीजिए। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, मान लो कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उस बॉडी में जितने पॉइंट्स हैं, एक बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उस बॉडी में जितने पॉइंट्स हैं वो सब पैरेलल रास्ते पर मूव करें। कैसे मूव करें? पैरेलल रास्ते पर। तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि मान लो ये आपके पास एक मोबाइल फोन रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें तुमने 3 पार्टिकल मान लिए, एक पार्टिकल ये मान लिया, एक पार्टिकल ये मान लिया, एक पार्टिकल ये मान लिया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इस मोबाइल को मैं यहां पर लेके आ गया, यहां पर ए आ गया, यहां पर बी आ गया, यहां पर सी आ गया। तो गौर से देखो, ये पैरेलल रास्ते में आगे चलते हुए आया है, बोलो हाँ कि ना। अब मैं इस मोबाइल फोन को ऊपर खींच के ले गया, तो मान लो मैं मोबाइल फोन को ऐसे खींच के यहां पर ले गया, तो यहां पर ए आ गया, यहां पर बी आ गया, यहां पर सी आ गया। तो गौर से देखो, ये रास्ता भी बेटा आपस में पैरेलल है कि नहीं, देख रहे हो आप, ये भी पैरेलल है। इसको फिर मैं नीचे खींच के ले आया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया। तो गौर से देखो, ये सारे रास्ते तुम देख रहे हो, ये सारे रास्ते आपस में पैरेलल हैं, दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन में सीधे चलेगी। कभी आपने कैरम की गोटी को देखा है? जब कैरम खेलते हैं तो कैरम की गोटी पूरे बोर्ड पर घूम सकती है, मगर वो एक बार में दो टकराने वाले पॉइंट्स के बीच में जब जाती है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चेक करो, वो टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मगर वो टकराती है दो टक्करों के बीच में, उसका लाइन स्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ही है। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उसके सारे पार्टिकल्स को अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के पैरेलल पाथ में मूव कर रहे होते हैं, तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। अब तुम कहो साहब ये स्ट्रेट लाइन मोशन कहाँ है? बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है। बोलो हाँ कि ना। आप बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस को जोड़ के सर्किल भी बना सकते हो, बोलो हाँ कि ना। आप बहुत सारी छोटी लाइंस को जोड़ के सर्किल भी बना सकते हो, मगर दो पॉइंट्स के बीच में कर्व नहीं है वहां पर कहीं भी, स्ट्रेट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बॉडी अगर इस तरह से मूव करती है कि वो जितने भी पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, वो सारे पार्टिकल्स पैरेलल पाथ में मूव करते हैं एक दूसरे से, तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या हो गया, जैसे आपके घर में जो एंटर करने की जगह है ना, आपके गेट और सड़क के बीच में एक स्लैब होती है, वो इंक्लाइंड कहा जाता है, ढलान जिसे बोलते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक ब्लॉक को खिसका दूं, तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस वाले कोई भी दो पार्टिकल ले लो, अगर मैं इस वाले पार्टिकल को ए मान लेता हूं और इस वाले पार्टिकल को बी मान लेता हूं, तो ये ए यहां तक आ जाएगा और बी यहां तक आ जाएगा। तो गौर से देखना, ये दोनों पैरेलल पाथ में मूव करते हुए आए होंगे, बताओ हाँ कि ना। किसमें मूव करते हुए आए होंगे? ये पैरेलल पाथ में। बॉडी अगर हल्की सी भी घूम जाती, बॉडी अगर हल्की सी भी घूम जाती, अगर मैं इस मोबाइल को हल्का सा इधर की तरफ घुमा दूं, तो फिर वो रास्ता पैरेलल नहीं रहेगा और मोशन फिर ट्रांसलेशनल नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक ये रास्ते आपस में पैरेलल हैं, तब तक मोशन कैसा है? ट्रांसलेशनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गौर से देखो, इस चीज को गौर से समझो। अगर मैं इनको देखूं, तो जो रास्ते आप यहां पर देख रहे हैं, ये रास्ते सारे के सारे कैसे हैं? पैरेलल हैं। देखो, इससे इससे मिला दो तो ये पैरेलल है, और इसको इससे मिला दो तो देखो सब पैरेलल रास्ते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं यहाँ? तो अगर कोई बॉडी इस तरह मूव करती है कि जिस जितने भी पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी है, वो सारे पार्टिकल एक दूसरे से पैरेलल लाइन में मूव कर रहे हैं, तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। अगर मैं इस मोबाइल को अगर मैं इस मोबाइल को यहाँ पर हल्का सा ऐसे घुमा दूं, अगर मैं इस मोबाइल को यहाँ पर हल्का सा ऐसे घुमा दूं, बेटा सारी कहानी चेंज हो जाएगी। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। देखो बेटा, अब ये जो लाइंस बनेंगी ना, अब ये पैरेलल लाइंस नहीं बन सकती। आपने देखा, ये लाइन पैरेलल नहीं बनेंगे, तुरंत ये मोशन कैसा हो जाएगा? देखो, अगर ये ऐसे शिफ्ट करके आता तो लाइन पैरेलल रहती, मगर ये हल्का सा घूम गया, तो अब ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं रहा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर बॉडी इस तरह से मूव करे कि वो जितने रास्ते पर जिस रास्ते पे मूव कर रही है,
जितने भी पार्टिकल से मिलके वो बॉडी बनी है वो सभी पैरेलल पाथ में मूव करेंगे तो बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ये दोनों डायग्राम्स बना लेना। लिखो सब डेफिनेशन। If a body has translational motion, a body has translational motion. If नहीं, if मत लिखना पहले। If a body has translational motion, a body has translational motion. If a line joining any two points of the body, if the line joining any two points of the body remains parallel to itself, remains parallel to itself, remains parallel to itself, remains parallel to itself throughout the motion of the body, throughout the motion of the body, throughout the motion of the body, then the motion is said to be translational motion. ऊपर वाला डायग्राम बना लो, इंक्लाइन वाला मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला डायग्राम बना लो बेटा। अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ दो, वो एक पैरेलल पाथ में मूव करे, बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इसका डायग्राम बना लिया। ठीक बेटा, एग्जाम्पल लिख लो। अ बॉल फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, एक बॉल सीधी गिर रही है, कहां पर? अर्थ की तरफ। अ बॉल फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, अ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द inclined, a block sliding on the inclined, a block sliding on the inclined। हो गया बेटा, कोई डाउट किसी को? ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान रखना, कुछ और नहीं होता है, कंफ्यूज मत करना। ट्रांसलेशन मोशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। चाहो तो लिख लो, ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक,
चलें साहब, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। ठीक, अब रोटेशनल मोशन क्या होता है समझो। जैसे ये बॉडी है, ठीक, अब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है कि जितने भी पार्टिकल हैं जो इससे बॉडी मिलके बनी है, वो सारे के सारे पार्टिकल कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम। क्या मेरी बात समझ में आई? ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इन सब का एक ही कॉमन एक्सिस है कि नहीं? तो कि बॉडी इस तरह से घूमे कि जितने पार्टिकल से मिलके बॉडी बनी है वो सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमे, एक शर्त। और सभी सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो वो एक ही हो, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक हो। कैसे हो? कॉन्सेंट्रिक हो, और एक ही सिंगल एक्सिस के अबाउट घूमे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक्सिस इसके अंदर से भी पास हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये हमारे पास मान लो कोई बॉडी है इस तरह की, और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो ये बॉडी अगर इस एक्सिस पर इस तरह से घूमेगी, तो जितने भी पार्टिकल से मिलके ये बॉडी बनी है, जितने भी पार्टिकल से मिलके ये बॉडी बनी है, वो सारे पार्टिकल्स इसी कॉन्सेंट्रिक पाथ में घूमे। वो सारे पार्टिकल्स इसी कॉन्सेंट्रिक पाथ में घूमे, सिंगल एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? सिंगल एक्सिस के अबाउट। तो ये बॉडी का मोशन रोटेशन मोशन माना जाएगा। वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है और उस बॉडी के बाहर से भी पास हो सकती है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। तो बॉडी अगर इस तरह से मूव कर रही है कि जितने भी पार्टिकल बॉडी के हैं वो सेम एक्सिस के अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूमते हैं, चाहे वो एक्सिस उसके अंदर से पास हो रही हो, बॉडी अपनी एक्सिस के अंदर से घूम रही हो, या एक बॉडी बाहर वाली एक्सिस के अराउंड घूम रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अगर आप अपने फैन को देखें और फैन के ऊपर मान लीजिए 3 बल्ब लगा दें, आप कहीं भी, कहीं बल्ब लगा दें आप, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, एक व्हाइट कलर का, 3 बल्ब लगा दीजिए और पंखे को ऑन कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, तो आपको 3 सर्कल बनते हुए दिखाई देंगे रोशनी के। उन तीनों सर्किल का सेंटर एक ही होगा। चेक कर लेना कभी। कभी आपने नोटिस किया होगा बच्चों का एक छोटा टॉप आता है जिसमें लाइट लगी रहती है, उसे अगर आप कस के घुमा दें तो आपको सर्कुलर पाथ में बहुत सारी कलरफुल लाइट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जितने भी पार्टिकल टॉप के ऊपर हैं वो रोटेशन मोशन की वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूमेंगे। तो अगर आप अपने पंखे के ऊपर 3 बल्ब लगा दीजिए, कहीं भी छोटे छोटे एलईडी बल्ब, 1 2 3 कहीं लगा दीजिए और पंखे को ऑन कर दीजिए, तो उनकी लोकेशन कुछ भी हो, वो तीनों सर्कुलर पाथ में घूमेंगे और तीनों सर्कल के सेंटर जो होंगे ना, वो ठीक पंखे के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में घूमेंगे। इसी को हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। वो एक्सिस बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है और बॉडी के बाहर से। इस केस में बॉडी के बाहर से, देखो बॉडी ये है हमारे पास, इसके अंदर से बाहर से पास हो रही है, और इस केस में बॉडी के अंदर से ही पास हो रही है। एक केस में ये वाली बॉडी ऐसे घूम रही है और इस वाले केस में बॉडी इसी बाहर वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मतलब सभी के सभी क्या है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। पूरी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, तो लिखें सब। A body has rotational motion. A body has rotational motion. A body has rotational motion if it moves around a fixed line. If it moves around a fixed line called axis of rotation. If it moves around a fixed line known as axis of rotation,
such that all the particles 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 constituting the body move simultaneously in the concentric circles, simultaneously in the concentric circles, simultaneously in the concentric circles, having their center having their center having their center having their center on the axis of rotation. इन दोनों डायग्राम्स को बेटा बना लो. Having their centers on the axis of rotation, having their centers on the axis of rotation. हो गया बेटा? ठीक. किसी को डाउट बेटा पूछ लो. बताओ बेटा क्या कह रहे हो कृष्णा? सर साइमल्टेनियसली की बात क्या था? साइमल्टेनियस की बात क्या था? सिंपल. Simultaneously around the axis of rotation, having their center on the axis of rotation, यानी कि एक साथ घूम रहे हैं in the circular path, having their center on the axis of rotation. आया समझ? अरे बोलो भाई. कृष्णा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ठीक. और किसी को कोई डाउट है बेटा इन दोनों टाइप के मोशन के अंदर? ठीक. एग्जाम्पल लिख लो इसका बेटा. मोशन ऑफ द मैरी गो राउंड. देखा है झूला होता है, बच्चे घूमते हैं उसके अंदर. मोशन ऑफ द मैरी गो राउंड या मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये कैसा है? रोटेशन. और अपनी एक्सिस पे अर्थ घूमती है, वो भी रोटेशन है. आप कहेंगे साहब अर्थ जो घूमती है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. हाँ बिल्कुल सही बात है, मगर बेटा वो रोटेशन की परिभाषा को भी पूरा करता है. डिफरेंशिएट कर पाए इसलिए एक को रोटेशन बोलते हैं, देते हैं, और एक को रेवोल्यूशन बोलते हैं. कोई भी चीज घूमती है ना, जैसे इंजन घूमता है, उसमें भी क्या होते हैं? आरपीएस, राउंड्स पर मिनट, या रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक ही बात होती है. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी हमारे पास रोटेशन हो जाएगा. मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस, वो भी रोटेशन हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मोशन ऑफ द मैरी गो राउंड, वो भी रोटेशन हो जाएगा. ठीक. चलिए सब. अब एक बात समझना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई चीज रोटेटरी मोशन कर रही होगी तो वो ओवरऑल वहां से दूर कभी नहीं जाएगी. सोचो, उसकी हर वक्त ओरिएंटेशन तो चेंज हो रही है, कभी बॉडी इस तरफ है, कभी बॉडी इस तरफ है, कभी बॉडी इस तरफ है, मगर ओवरऑल उसका वहां से लोकेशन चेंज नहीं होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मगर जो ट्रांसलेशन मोशन कर रही होगी वो आगे चली जाएगी. बोलो. मगर ओवरऑल लोकेशन इस बॉडी की चेंज नहीं होगी. फिर आप कहेंगे साहब फिर आप कैसे कह सकते हैं ये बॉडी मूव कर रही है? आपने तो कहा था लोकेशन चेंज होनी चाहिए. बेटा देखो ध्यान से, अगर आप ओरिजिन पे खड़े हो जाओगे ना, दूरी आपकी एक ही रहेगी बॉडी से, मगर वो दूरी कभी आपको राइट नापनी पड़ेगी, कभी लेफ्ट नापनी पड़ेगी, कभी पीछे नापनी पड़ेगी, कभी आगे नापनी पड़ेगी. तो जगह जगह उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. पोजीशन चेंज हो रही है
मगर बॉडी की ओवरऑल लोकेशन यहां से चेंज नहीं होगी। अगर 10 बार भी चक्कर लगा ले बॉडी तो शाम को आपको यहीं पे रखी हुई मिलेगी बॉडी, इसके आसपास ही, कहीं यहां से मूव करके नहीं जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा होता है इसके अंदर, तो बॉडी यहां से दूर निकल गई होती है। ठीक है, चलें आगे लिखें। नोट, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, during the rotational motion of the body, during the rotational motion of the body, orientation of the body, orientation of the body changes with time, but the overall location remains the same. But the overall motion remains the same. But the overall motion remains the same. But the overall motion remains the same. तीसरे टाइप का जो यहां मोशन आएगा बेटा, वो आएगा वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन को कुछ लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोल देते हैं। ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन बोलो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन बोलो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्या मेरी बात समझ में आई? चाहे वाइब्रेटरी मोशन बोलो, चाहे ऑसिलेटरी बोलो, दोनों बातों का एक ही मतलब निकलता है, तो वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन। इसमें एक शब्द आएगा टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, ये टू एंड फ्रो मतलब समझना जरूरी है। आना और जाना, एक ही पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी जाए फिर लौट के आए उसी रास्ते पर और वापस उल्टी तरफ निकल जाए, तो वो टू एंड फ्रो वाला मोशन होना चाहिए। लाइक अ सिंपल पेंडुलम। जैसे एक पेंडुलम आपने लिया और इसको यहां तक लाके छोड़ दिया, तो इस तरह से वाइब्रेट करता है। और एक हमने यहाँ पर स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को हमने खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग यहाँ पे वाइब्रेट करती है। तो अगर मैं स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूंगा ना बेटा, तो स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन करेगी ऊपर नीचे। किसी एक फिक्स्ड के अबाउट वो नीचे भी जाएगी, वो ऊपर भी जाएगी, वो नीचे भी जाएगी, वो ऊपर भी जाएगी। जैसे यो जो जानते हो, धागे में बना होता है डिस्क, नीचे भी जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन है। पेंडुलम को देख लो, एक तरफ यहाँ लटका हुआ था, एक तरफ खींच के छोड़ दिया, तो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। इसी मीन पोजीशन के अबाउट कभी ये आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसमें टू एंड फ्रो शब्द आना चाहिए, आना और जाना। अगर वो एक ही तरफ निकल जाए तो फिर ये नहीं होगा ऑसिलेटरी, वो जाएगा और लौट के आएगा। स्केल को आपने पकड़ के खींच के यहां छोड़ दिया, तो ऐसे वाइब्रेट करता है कि नहीं करता स्केल? कभी नोटिस किया होगा, टॉम एंड जेरी आपने देखा हो, तो जेरी जो होता है वो सोते हुए टॉम के पास आता है, उसका विस्कर्स को पकड़ता है, मूंछ उसको पकड़ के गिटार बजाता है उसका, तो ऐसे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो भी एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी, गिटार की स्ट्रिंग क्या करती है? वाइब्रेटरी मोशन करती है। बात समझ में आ रही? लिखो साहब। A body has vibratory motion. A body has vibratory motion. A body has vibratory motion if it moves to and fro, TO2 and 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 fro, FRO, to and fro। इस पर अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये खास, अगर जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी।
If it moves to and fro about a fixed point known as mean position. If it moves to and fro about a fixed position, about a fixed position, about a fixed position at regular time interval, at a regular time interval, at a regular time interval. अच्छा बताओ, बॉल को अगर मैं बाउंस करा दूं तो उसका मोशन बेटा क्या ऑसिलेटरी मोशन होगा? बॉल को अगर मैं जमीन पर कस के मार के बाउंस करा दूं तो क्या उसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ मोशन बराबर होना चाहिए। बॉल जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर जाएगी, फिर लौट के आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अगर मैं जहां तक जा रही है उसके बीच में जाके खड़ा हो जाऊं मैं, तो मुझे वो ऑसिलेटरी मोशन मालूम पड़ेगा। मगर अगर मैं जमीन पे खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे वो ऑसिलेटरी मोशन मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरफ हो रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आती? देखो, ये मोशन ऐसे हो रहा है, तो अगर मैं इंसान यहां खड़ा हुआ है ना, तो इंसान के लिए ये मीन पॉइंट हो गया। तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये मीन पोजीशन नहीं है। अगर ये इंसान इस लाइन पे खड़ा हो जाए तो इसके लिए फिर ये टू एंड फ्रो मोशन होगा, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी। इस वाले इंसान के लिए तो ये ऊपर ही जाती है, फिर लौट के वहीं तक आती है, नीचे नहीं जाती ना। तो टू एंड फ्रो किसके लिए? ऊपर वाले इंसान के लिए। इसलिए ऑसिलेटरी मोशन किसके लिए होगा? ऊपर वाले के लिए कि नीचे वाले के लिए? ऊपर वाले। अरे बोलो हाँ कि नहीं, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्लियर हो रहा है? तो एग्जाम्पल लिखो इसके। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, motion of a simple pendulum, motion of a simple pendulum, motion of a simple pendulum, या फिर motion of a mass attached with a spring. So the motion of the mass attached with the spring. For the motion of the mass attached with the spring. आई बात समझ में बेटा? इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। किसी को डाउट हो बेटा पूछो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। विनायक बताओ बेटा क्या कह रहे हो? तो जहाँ पर भी वाइब्रेटरी मोशन होगा वहां पर टू एंड फ्रो जरूरी होगा? बिल्कुल, उसके बिना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के राइट भी मूव करना पड़ेगा और उसी पॉइंट के लेफ्ट भी मूव करना पड़ेगा, तब आप उससे बोलोगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन। तो सर फिर जब मोबाइल वाइब्रेट करता है तब उसमें भी होता होगा टू एंड फ्रो कुछ? मोबाइल जब वाइब्रेट करता है, यस सर। मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। उसकी बॉडी हल्का सा ऊपर और नीचे की तरफ वाइब्रेट करती है। मोबाइल के ओके। अंदर, मोबाइल के अंदर एक छोटी सी, मोबाइल के अंदर एक छोटी सी मोटर लगी होती है, मोटर, वाइब्रेटरी मोटर। और उस मोटर के ऊपर जो शाफ्ट होती है वहां पर एक तरफ बजर लगा होता है, एक तरफ बजर, समझे? यस सर, अगर यस सर। वजन एक डिस्क की फॉर्म में लगा होता तो ये पूरा आराम से घूम जाता, मोबाइल वाइब्रेट ना करता। और मोबाइल के अंदर एक छोटी सी मोटर है, मोटर के सिर्फ शाफ्ट है ना, बीच वाली डंडी जो होती है मोटर की जो घूमती है, उसके सिर्फ एक तरफ वजन लगा होता है। तो अगर जब ये घूमेगा ना तो कभी वेट इस तरफ आएगा, कभी वेट इस तरफ आएगा, कभी वेट इस तरफ आएगा, कभी वेट इस तरफ, उसमें ऐसी सी झंझनाहट आती है। तो वाइब्रेशन का मतलब ही क्या है? टू एंड फ्रो। अगर एक ही तरफ वाइब्रेशन आता, मोबाइल एक तरफ निकल लेता, मगर कहीं जाता कहाँ है? वो वहीं के वहीं रहता है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? कि वो जाएगा नहीं एक तरफ, लौट के वहां पे दोबारा आ जाए। अरे बोलो हाँ कि ना? अगर आपका दोस्त झूले पे झूल रहा है स्विंग के ऊपर,
जब तक रस्सी है तब तक उसका वाइब्रेशन चल रहा है। मान लो दोस्त यहाँ पे जाए, रस्सी टूट जाए तो वहीं के वहीं गिर पड़ेगा ना, लौट के थोड़ी आएगा, वाइब्रेशन खत्म हो गया उसका। जब तक वो लौट के आ रहा है और फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। मगर वो एक बार गया और यहाँ पे रस्सी टूट गई, वो यहीं गिर पड़ेगा, फिर वाइब्रेशन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? मोबाइल में जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, वहां पे टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, चलिए सर, और किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं डाउट। तो 3 बेसिक टाइप के बेटा हमने क्या पढ़ लिए मोशन, कौन कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल समझ में आ गए? वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ द स्प्रिंग मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। इसी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक, चलो सर। इसके बाद मोशन को एक तरह से और भी डिफाइन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। समझ रहे हो? 1 डायमेंशनल मोशन एक लाइन पे चलने वाला, 2 डायमेंशनल मोशन एक प्लेन में चलने वाला, 3 डायमेंशनल मोशन स्पेस में चलने वाला। जैसे बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, 1 डायमेंशनल मोशन, सिर्फ उसको हाइट चाहिए गिरने के लिए, ना उसको आगे जाना है ना पीछे जाना है, उसको बस एक नीचे गहराई चाहिए बॉल को गिरने के लिए। कैरम के ऊपर एक गोटी घूम रही है, तो वो राइट भी चलेगी, लेफ्ट भी चलेगी, आगे भी जाएगी, पीछे। तो आगे पीछे एक एक्सिस हो गया और दाएं बाएं दूसरा एक्सिस हो गया, तो वो हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे आपके कमरे में दीवार पर छिपकली घूम रही है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन। समझ रहे हैं? और मक्खी उड़ रही है पूरे कमरे के अंदर, वो 3 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक चींटियों का ग्रुप आपके कमरे की दीवार के सहारे सहारे चलता हुआ जा रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन। अरे बोलो हाँ कि ना? वो चींटियों का ग्रुप आपके जमीन पर घूमना शुरू कर दे, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी, 2 डायमेंशनल मोशन। और उस चींटी के पंख निकल आए और वो उड़ना शुरू कर दे, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द मोशन in 1D, 2D and 3D. Classification of the motion in 1D, 2D and 3D. ठीक, अब जरा मेरी बात समझना। तो पहले हम पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशनल, मोशन। ठीक, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं 1D मोशन। ऐसे होता है 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अच्छा, जरा समझना। x is equal to x1, x is equal to x2, x is equal to x3, x is equal to x4। ठीक, आपका एक दोस्त है, वो इस रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है, आप और आप यहां बैठे हैं ओरिजिन के ऊपर। ठीक, आपने दोस्त को फोन लगाया कि भाई कहाँ हो? उसने बोला मैं x इक्वल टू x1 पे खड़ा हूं। ठीक है, फिर आप सो गए, कुछ देर बाद जगे, फिर पूछा साहब अब कहाँ पहुंच गए? उसने बोला कि साहब मैं x इक्वल टू x3 पर आ गया। ठीक है, वही बात नहीं। फिर आपने पूछा कुछ देर बाद अब कहाँ पहुंच गए? उसने बोला कि मैं x इज इक्वल टू x4 पर आ गया। अब कब? यानी कि आपके दोस्त को अपनी पोजीशन बताने के लिए सिर्फ x की वैल्यू बतानी पड़ रही है और कुछ नहीं बताना पड़ रहा। तो आपका दोस्त 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है। किसी चलते हुए पार्टिकल की लोकेशन को बताने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस्तेमाल किया जाए, या तो x या तो y या फिर z, कोई भी एक इस्तेमाल किया जाए,
तो हम कहते हैं कि पार्टिकल का मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है। क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो भगवान के लिए बेटा मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये कैमरा ऑन करके बैठा करिए, मुझे कुछ नहीं दिखता कि कौन सामने बैठा है कौन नहीं बैठा। बेटा आप लोगों की हद हो चुकी है भाई साहब, इस तरह का क्राउड क्या कैसे काम चलेगा बेटा? इंटरेक्शन नाम की आप में चीज नहीं है यार। ये कैमरा बंद करके करते क्या हो तुम लोग? कैसे काम चलेगा साहब? बाकी लोग जो बिल्कुल कानों में ऐसे बिल्कुल मेरे कहने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं करते हैं बेटा, आप लोग क्या सोच के बैठते हैं? 1 घंटा आपसे कैमरा ऑन करके बैठा नहीं जाता है कि कम से कम मैं देख पाऊं कि आप सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। फिर आपके घर से फोन आता है कि साहब बच्चा कैसा पढ़ रहा है। अब मुझे पता ही नहीं कि बच्चा कौन है, शक्ल देखी नहीं बच्चे की आज तक, पहचान में कभी बच्चा आया ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बेटा? ब्लड टेस्ट कराया जाएगा साहब कि आप कितने पढ़ने में होशियार हैं कितने बेकार हैं। ये कह के बेटा परेशान हो गया, मगर आपको समझ में नहीं आती है बात। मैं कब से बता रहा हूँ एक ही बात, मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया और सामने मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है। या तो बोल दीजिए घर पे साहब हमारे बारे में पता ना करें कि हम कैसा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खूब कैमरा बंद करो आराम से बैठो, कोई समस्या नहीं। घर में आपको ऐसी कोई जगह मिलती नहीं है शांत जहां पर आप 1 घंटे बिल्कुल इत्मीनान से फिजिक्स पढ़ पाए? यूट्यूब नहीं है बेटा ये कि यहाँ पे लेक्चर पढ़ के आप चले जाओगे, उसे कोई मतलब ही नहीं है आपसे। इंटरेक्शन करने से फिजिक्स आएगी, चीजें पूछने से, सिर्फ ऐसे वीडियो देखने से नहीं आने वाली है। कोई चीज समझ ना आए अपना हाथ उठाइए मुझसे बात करिए, वरना मेरा दिमाग खराब है। ये बोर्ड के सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास वो नहीं है क्या दूसरे तरीके कि मैं एक आपको कैनवस गूगल कैनवस पे पढ़ाना शुरू कर दूं, सिर्फ आपको मेरा वीडियो दिखाई दे स्क्रीन पे, क्या ना शक्ल दिखाई दे मेरी आपको, ना मेरी आवाज सुनाई दे प्रॉपर तरीके से, बस मैं लिखता जाऊं आप देखते जाएं उसके अंदर। ऐसा कर लें बेटा, बताओ ऐसा ठीक है आपके लिए? बढ़िया रहेगा और क्या दिक्कत है? रखा हुआ है मेरे पास अभी एक टच का लैपटॉप, लगा दूंगा उसमें गूगल कैनवस, आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा। यहाँ मैं खड़ा होके यहाँ से वहां तक नाच रहा हूँ आपके लिए, और आप है कि साहब बिल्कुल अपना कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं साहब। और सवाल पूछना सीखो बेटा, सवाल जब तक नहीं पूछोगे ना तब तक है तुम्हें नहीं आने वाली फिजिक्स। बस शांत बैठे, 2-3 बच्चे हाथ ऊपर करते हैं, बाकी सब शांत बैठे रहते हैं, सब समझ में आ रहा है। और अभी टेस्ट लेने को बोल दिया जाए तो मुश्किल से 70 बच्चे एनरोल्ड हैं इस बैच के अंदर, मुश्किल से 10 टेस्ट देंगे उसके अंदर। ऐसे होती पढ़ाई? तो सुने क्या बताया मैंने यहाँ पर, मैंने बताया कि अगर आप अपने दोस्त को पूछते हैं कि भाई कहां पर हो इस समय, और वो सिर्फ बताए कि मैं x=x1 पर हूँ, x=x2 पर हूँ, x=x3 पर हूँ, और आप तुरंत वहां भाग के जाओ और वो आपको मिल जाए वहां पर, इसका मतलब आपका जो दोस्त था उसका वन डायमेंशन मोशन था, उसको अपनी लोकेशन बताने के लिए सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, ना y से मतलब है उसको, ना z से मतलब है। तो आपका दोस्त क्या कर रहा है? वन डायमेंशन मोशन कर रहा है। अगर आपके दीवार पर एक छिपकली हो और आपके घर में कोई बोले भगाओ इसे आंख बंद करके, आंखें बंद कर लो अपनी और भगाओ, मैं तुम्हें गाइड करता हूं, तो कैसे भगवाएगा आपसे कि देखो आगे जाओ, अब राइट मूव करो, थोड़ा ऊपर है और थोड़ा नीचे है। तो क्या करेगा वो? आपसे 2 बातें बोल रहा है, राइट लेफ्ट बोलना पड़ेगा और अप एंड डाउन बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो 2 कोऑर्डिनेट चाहिए उस लिजर्ड की पोजीशन को बताने के लिए आपको, क्या कि वो दीवार में कितना राइट और कितना लेफ्ट है और कितना ऊपर और कितना नीचे है। तो 2 एक्सेस हुए कि नहीं हुए? मगर अगर मैं बोलूं कि इस पीले वाले इंसान को मारना है, कहां पे पत्थर फेंकूं, तो आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई नहीं बताना। अगर ये इंसान x=x4 पे खड़ा हुआ है और ये वाला एक पत्थर उठा के फेंके यहां से, उसकी चांद पे जाके गिरेगा, बोलो हाँ कि ना? मगर वो जरा भी अगर आपकी तरफ आ गया होता इस तरफ, तो पत्थर उसकी तरफ नहीं गिरता। क्यों?
वो आगे तो गया है मगर राइट भी मुड़ गया, तो इसका 2D मोशन हो जाता, क्या होता, 2 डायमेंशन मोशन। पर अभी क्या है इसका 1 डायमेंशन मोशन, क्योंकि इसकी लोकेशन को बताने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो किसी भी चलते हुए पार्टिकल की लोकेशन को बताने के लिए अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, देन द मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन। लिखो साहब, इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड। देखो बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक्स है कि वाई है कि जेड है, कोई भी एक होना चाहिए। इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, if only one coordinate axis is required to specify the location of the particle, to specify the location of a moving particle. If only one coordinate axis is required to specify the location of a moving particle, then the motion is said to be motion is said to be 1 dimensional motion. Then the motion is said to be 1 dimensional motion. ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन से कंफ्यूज मत कर लेना। मैं बता रहा हूं आपको, 1 डायमेंशनल मोशन को स्ट्रेट लाइन से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन तो कैरम बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हो और अपने कमरे में भी ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन मोशन 1D भी हो सकता है, 2D भी और 3D भी। तो इसको स्ट्रेट लाइन मोशन से कंफ्यूज मत कर लेना। बहुत से लोग कर देते हैं, कुछ किताबें भी बोल देती हैं कि 1D मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। नहीं, देखो ध्यान से, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, चेक करो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। मगर ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें x भी चाहिए और इसमें y भी चाहिए। बताओ हाँ कि ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। और ऐसे ये भी, जो मैं मेरा ये मार्कर देख रहे हो, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मगर ये 3D में हो गया, इसमें x भी है, y भी है और z भी है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए कभी भी आप 1D मोशन को 2D स्ट्रेट लाइन मोशन को 1D से कंफ्यूज मत कर जाना। 1D मोशन वो होता है, 1D मोशन वो होता है जहां पर पार्टिकल की लोकेशन को बताने के लिए आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, भले ही वो x हो, भले ही वो y हो, भले ही वो z हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल दो इसका, फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ, 1 डायमेंशन मोशन है, मोशन सिर्फ z एक्सिस के अलोंग हो रहा है, ना इधर जाएगी बॉल, ना इधर जाएगी, ना आपकी तरफ आएगी, वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई आएगी अलोंग z एक्सिस। तो क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं, 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो सिर्फ नीचे गिर रही है, ना आपकी तरफ आ रही है, ना पीछे जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है, ना राइट, वो सिर्फ नीचे आ रही है। तो मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। लिख लो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसी को बेटा इसमें डाउट हो तो पूछ लो।